नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स को लेकर के, और ये हिंदी में होगी। और इस सीरीज में मैं लैंग्वेज जो यूज करूंगा वो है सी एंड सी प्लस प्लस। तो अगर आपको मेरी ये सीरीज अटेंड करनी है और ठीक से डेटा स्ट्रक्चर समझने हैं तो दो तीन चीजें आपको ठीक से पता होनी चाहिए। एक तो सी लैंग्वेज या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज में से कोई एक आपको आनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर सी लैंग्वेज आपको आती है तो सी प्लस प्लस अगर आपको आती है तो ऑब्वियसली सी भी आपको आती ही होगी। ठीक है, उसके अलावा आपको सी सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यू शुड बी अवेयर अबाउट द पॉइंटर्स। उसके अलावा आपको थोड़ा सा फाइल हैंडलिंग, बहुत ज्यादा नहीं, फाइल हैंडलिंग इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चौथा है आपको स्ट्रिंग्स का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। हालांकि पॉइंटर्स, स्ट्रिंग्स ये सब अपनी सीरीज में भी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले जो चीज हम स्टडी करेंगे वो है हमारा एरे। एरे डेटा स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एरे के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आज हम देखेंगे कि क्या होता है एरे, कैसे हम इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, और वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एरेस क्या होते हैं, एक एक करके इनको एक एक वीडियो में हम उठाएंगे और इनको स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एरे क्या होता है। ठीक है, एरे में क्या होता है, सपोज आप जो है आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें मेमोरी होती है। ठीक है, वो मेमोरी लोकेशन कॉन्टिन्यूअसली एक के बाद एक बनी हुई होती है। ठीक है, सपोज यहां से शुरू होती है और यहां तक पूरी मेमोरी बनी हुई है। सपोज करो ये मेमोरी शुरू होती है 0x000 से। ठीक है, और ये जाती है 0xFFF। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है, वहां तक जाती है। ठीक है, अब इसी में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअसली ये मेमोरी एलोकेशंस बने होते हैं इसमें। ठीक है, एक का एड्रेस अगर 2000 है, अगले का एड्रेस 2001 है, अगले का 2002 है, ऐसे करके लास्ट में यहां तक आता है। ठीक है, इस तरह से करके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी आप मेमोरी एलोकेट करते हैं, कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, तो उस मेमोरी में किसी न किसी एक लोकेशन पे जाके सिट कर जाता है, वो बैठ जाता है। ठीक है, सपोज आपने कोई एक वेरिएबल ए बनाया तो हो सकता है कि वो 2002 पे बैठ जाए। तो अगर आपने कोई वेरिएबल लिया है इंट ए, उसमें वैल्यू डाली है 10, तो वैल्यू कहाँ गई, सपोज आपके ये 2002 में गई। तो एड्रेस ऑफ एज आप जब भी प्रिंट करेंगे तो आपका वैल्यू कितनी आएगी, 2002 आएगी। ठीक है, एड्रेस ऑफ ए, ऐसे आप एड्रेस ऑफ ए प्रिंट कराते हैं। ठीक है, एड्रेस ऑफ ए प्रिंट कराते ही आपकी वैल्यू आएगी 2002, जहां पर ये स्टोर होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमें कुछ ऐसी जरूरत आन पड़ती है कि हमें सिर्फ एक वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें सेट ऑफ वेरिएबल्स चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि हमें 10 नंबर्स एक साथ चाहिए या 20 नंबर्स एक साथ चाहिए। ठीक है, तो ये या तो हम 10 वेरिएबल्स बनाएं, राइट, और उन 10 वेरिएबल्स को मेंटेन करें। ठीक है, एक तो वो तरीका है। दूसरा ये है कि हमारे पास कोई एक ऐसा डेटा टाइप हो या एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हो जो कि हमारी हेल्प करे एक साथ 10 एलिमेंट को स्टोर करने में। ठीक है, तो वहां पर हम यूज करते हैं एरे का। ठीक है, तो एरे में जब भी अगर आप सपोज लिखते हो, एरे को डिक्लेयर करते हो, सपोज एक इंटीजर एरे आपको लेना है, तो आप कुछ इस तरीके से लिखते हो, इंट ए उसका नाम और उसके बाद उसमें कितने एलिमेंट आपको चाहिए। जैसे 10 चाहिए तो 10 का मैंने ये लिख दिया, 10 एलिमेंट मुझे चाहिए, इंट ए 10। तो होगा क्या कि इसके लिए एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी 10 वेरिएबल्स के लिए। कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस का क्या मतलब है, कॉन्टिग्यूअस का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये 10 है तो ये इंटीजर की बात हो रही है, तो 2000 पे अगर ये होगा तो अगला कहां पे होगा, 2004 पे होगा, क्योंकि 4 बाइट्स लेता है इंटीजर। ठीक है, तो 4 बाइट्स, बीच में जो 4 बाइट होंगी ना, 1 2 3 4, वो सब ले लेगा। तो 2004 पे होगी, उसके बाद 2008 पे होगी, फिर 2010 पे होगी, ऐसे करके लास्ट तक जो है वो 2020 पे राउंड आएगी। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअसली होती है, ऐसे नहीं होता कि एक जो है 2000 पे स्टोर हो गया फिर दूसरा जाकर के 3000 पे कहीं स्टोर हो गया, ऐसा नहीं होता। जो हमारा एरे है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में एलोकेट होती हैं चीजें। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कहे कि आपने एक वेरिएबल एलोकेट किया है, इंटीजर ए वेरिएबल, एक एरे डाटा स्ट्रक्चर एलोकेट किया है 10। ठीक है, और इसको एलोकेट करने के बाद अगर आप इसका एड्रेस ऑफ ए प्रिंट कराएं, जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं ना तो आपको एड्रेस ऑफ ए प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर प्रिंट एफ बी कर देंगे, %d, अगर इतना भी कर देंगे, एड्रेस ऑफ ए की जगह सिर्फ ए लिख देंगे, तो क्या होगा, ये जो है प्रिंट हो जाएगा। सपोज ये 2000 पे गया था तो 2000 प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है। और A0 में अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी है कि 0th लोकेशन पे मुझे 10 स्टोर करना है या कुछ एक्सेप्ट कराना है, तो आप इस तरीके से एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो जो 0th लोकेशन होगी, सपोज करो ये A0 0th लोकेशन है, यहाँ पे आपने 10 डाल दिया, तो ये A0 में 10 डालते ही इस एड्रेस पर यानी 2000 वाले एड्रेस पर 10 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एरे में अलोकेट करना, मेमोरी अलोकेट करके उसमें वैल्यू एलोकेट करना। ठीक है, तो इस तरीके से एरे में वैल्यूज एलोकेट होती हैं और इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। और ये जो ए है ना, जब आप एरे का नाम देते हो इंट A10, ठीक है, यहाँ पर ए जो होता है एरे का जो नाम है, जो कि एड्रेस देता है हमें एरे का, जहां से ये शुरू हो रहा है। जैसे ये शुरू हो रहा है 2000 से, तो ये इसका एड्रेस देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बेस एड्रेस। ठीक है, एरे का जो नाम होता है उसी के नाम से बेस एड्रेस रिप्रेजेंट होता है, यानी कि अगर आप %d लिखेंगे तो आपको एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, बेस एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसको पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपने ये देख लिया इंटीजर एरे हमने बनाया, इसी तरीके से आप कैरेक्टर एरे बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। कैरेक्टर एरे को हम स्ट्रिंग कहते हैं, वो आप जानते होंगे, कैरेक्टर एरे को हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, वो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इंटीजर एरे में आप बहुत सी चीजें अगर फिल करना चाहते हैं तो आप फॉर लूप के थ्रू जो है फॉर i = 0 या वाइल लूप के थ्रू या जैसे भी आप चाहें आप उसमें वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कर दिया ai = आप कोई भी वैल्यू डाल दो, सपोज i ही डाल देते हैं, या फिर printf करा लिया, scanf करा लिया और कोई वैल्यू एक्सेप्ट करा ली और ai में डाल दी। ठीक है, तो वैसे भी काम चल जाता है। ठीक, तो a है बेस एड्रेस, i है उसका इंडेक्स। ठीक, सो अगर आप लिखते हो A1 तो इसका मतलब होता है कि आपका 2004 होगा उसका एड्रेस, 2004 उसका एड्रेस होगा A1 का। ठीक है, और वैल्यू जो आप डालोगे, सपोज 20 डाली है तो वो वैल्यू होगी। तो ये हो गया नॉर्मल एक्सेसिंग ऑफ द एरे एलिमेंट्स, और ये हो गया तरीका कि नॉर्मली आप किस तरीके से वैल्यूज एक्सेप्ट करा सकते हैं। अगर आपको वैल्यूज एक्सेप्ट करानी है किसी एरे में प्रिंट स्कैनएफ के थ्रू, तो सिंपल आप scanf लिखते हैं %d एड्रेस ऑफ a सपोज i, या 0 में स्टोर कराना है या 1 पे स्टोर कराना है तो एड्रेस ऑफ A1 ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वैल्यू मिल जाती है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसे स्टोर करा सकते हैं और इस तरीके से पूरे के पूरे एरे में आप वैल्यूज ले सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, printf के थ्रू प्रिंट भी करा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एरे एलिमेंट्स को हम एक्सेस कैसे करते हैं थ्रू पॉइंटर्स। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स थ्रू पॉइंटर्स। पॉइंटर्स के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं। सपोज करो आपने एरे का नाम दिया है सपोज आपने एरे का नाम दिया है इंट A10। ठीक है, और अगर आपको इसको पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना है, सपोज सबसे पहली वैल्यू एक्सेस करनी है, तो p में आप एक वेरिएबल ले सकते हैं पॉइंटर टाइप का इंट p = a, सिर्फ a लिखना होगा, एड्रेस ऑफ A0 या फिर a, दोनों में से कोई भी एक काम चलेगा, लेकिन एड्रेस ऑफ a की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ a लिखोगे क्योंकि ये बेस एड्रेस होता है। एरे का नाम मैंने आपको बताया बेस एड्रेस बताता है, यानी जो बेस लोकेशन है वो बताता है मेमोरी के अंदर, इसलिए सिर्फ a लिख करके भी काम चल जाएगा। तो p यानी p में आपका एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस ऑफ एरे a। ठीक है, अब आपको सपोज सबसे पहला एलिमेंट एक्सेस करना है, सपोज ये आपका एरे है, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 एलिमेंट है और यहाँ पे आपका 2000 इसका एड्रेस है और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू स्टोर है वो 10 है। सपोज करो आपको यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो सिंस आपका p जो है वो बेस एड्रेस बता ही रहा है, ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू एक्सेस करनी होती है तो आपको पता है आप एस्ट्रिक लगाते हो, तो जैसे ही आप एस्ट्रिक p लिखोगे ना वो 10 आ जाएगा, आपको 10 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि फर्स्ट लोकेशन पे यानी P1, अगर आप सीधे P1 लिखते हो तो आपको मिल जाएगा, सपोज यहाँ 20 आपने स्टोर किया है तो 20 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहो, कोई कहे कि इसको जो है पॉइंटर के फॉर्म में लिखिए, पॉइंटर के फॉर्म में फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, ठीक है, आप ये समझते रहिएगा कि जो एरे की इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होती है, इंडेक्सिंग ऑफ एरे 0 से शुरू होती है। ठीक है, वो कभी 1 से शुरू नहीं होती है। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर आपको देखना है यानी कि P1 देखना है, तो अगर पॉइंटर में इसको कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे लिखोगे एस्ट्रिक
p प्लस 1, ठीक है। आप इस तरीके से इसको यूज करोगे। अगर आपने इसको एस्ट्रिक p प्लस 1 लिख दिया ना, तो पता है क्या होगा, एस्ट्रिक p की वैल्यू है 20, इसमें 1 जुड़ जाएगा, ये 21 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको 10, ये एस्ट्रिक p की वैल्यू 10 है, 10 और 1 11 आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये नहीं यूज कर सकते, ये यूज कर सकते हैं, इसको यूज करना है। अगर आपको अगले एलिमेंट पे जाना है तो आपको ब्रैकेट्स में आपको रखना होगा p प्लस 1 और यहाँ पे लिखना होगा एस्ट्रिक, तब जाकर के आपको यहाँ की वैल्यू यानी 20 विजिबल होगी, ठीक है। इसी चीज को कहते हैं एरे इंडेक्सिंग को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना। अगर आपसे कोई कहे कि आपको आखिरी एलिमेंट एक्सेस करना है तो यानी 10वां एलिमेंट, तो एस्ट्रिक p प्लस 10, ठीक। इस तरीके से अगर हम करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ये कहता है, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट यानी 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो, और लास्ट एलिमेंट, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके बताओ कितना आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इंट सम इज इक्वल टू क्या, एस्ट्रिक p प्लस 1, सॉरी एस्ट्रिक p प्लस, फिर से लिख देते हैं, इसको सही करना पड़ेगा, इंट सम इज इक्वल टू एस्ट्रिक p, मैंने बताया एस्ट्रिक p क्या देगा, पहले एलिमेंट पे जो वैल्यू स्टोर है वो देगा, और सिर्फ p क्या देगा, ये बेस एड्रेस देगा, ठीक है, बेस एड्रेस ba, ठीक है। सम मुझे निकालना है पहले और लास्ट एलिमेंट का, तो एस्ट्रिक p प्लस, आप समझ सकते हैं अब क्या करना है, एस्ट्रिक p प्लस 9, क्योंकि आखिरी एलिमेंट क्या है, 9th इंडेक्स पे होगा। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। प्रेसिडेंस का ध्यान रखिएगा, कौन सा एलिमेंट, कौन सा ऑपरेटर, किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन होगी। इसलिए बेटर कि आप इसको रीडेबिलिटी अच्छी रखने के लिए आपको जितने भी चीजें हैं, ऑपरेटर्स जितने भी हैं जो ऑपरेंड पे काम कर रहे हैं, वो ब्रैकेट्स में आप इनक्लोज कर दिया करो। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला एलिमेंट मान लीजिए 10 है और लास्ट एलिमेंट मान लीजिए 90 है, तो ये 100 आपका प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इसको दिखा सकते हैं। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है कि यार 10 नंबर आप एक्सेप्ट कराओ, एक्सेप्ट द 10 नंबर्स, ठीक है, एंड फाइंड देयर सम, ठीक है, उनका सम फाइंड आउट करो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, सम फाइंड आउट करने के लिए आप तो एक ऐसा कर सकते हो कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, और अंदर आपने कोई सम वेरिएबल ले रखा है, सम प्लस इक्वल टू आपने ai करते चले गए, तो ये जुड़ता चला जाएगा। प्लस इक्वल टू का मतलब भी आप जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, इसको सम प्लस इक्वल टू 1 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यही चीज करिए, एक तो ये है। अब आपके लिए एक्सरसाइज ये है कि आप जो है एरे को, इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक एरे बनाइएगा, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का एडिशन आप पॉइंटर के थ्रू करिएगा, ठीक है। जैसे हम पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करते हैं ना, एस्ट्रिक p प्लस 1 या p प्लस 2 या जो भी करते हैं, तो जिस तरीके से आप इसको एक्सेस करते हैं पॉइंटर के थ्रू, वैसे ही एक्सेस करके आप पूरा का पूरा सम निकालिएगा, ठीक है। दैट शुड बी डन, उसको जो है आप करके देखिएगा। कल हम इस एक्सरसाइज को उठाएंगे, ये जो आज की एक्सरसाइज है जो आज हमने पकड़ी है करने के लिए, और इसके अलावा हम और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एरे को लेकर के, जो कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं, कुछ एल्गोरिथम्स जो कि अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, अक्सर जो है आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरह पूछे जाते हैं, प्रेशर लेवल पे ही सही या फिर कहीं पर भी किसी भी लेवल पे आपसे पूछे जाते हैं, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एरे को लेकर के मैं 4 से 5 वीडियोस बनाऊंगा, और हो सके तो उसमें मैक्सिमम इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि फेमस इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो कवर करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी और आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसमें कुछ और भी चाहिए जो आप ऐड कराना चाहते हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। एरे को हम पूरे तरीके से पढ़ेंगे, इसमें सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे, और पॉइंटर्स एंड एरे ये दोनों एक साथ पढ़े बिना आपकी बात नहीं बनेगी, ये दोनों एक साथ समझिए। अभी आपको इसमें और भी मजा आने वाला है आगे चल के, जब हम क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो आपसे सॉल्व कराए जाते हैं, उन पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो लगे रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ, और आई विल हेल्प यू आउट to get through. Okay, so have a nice day and bye bye, and keep watching my videos, keep sharing my videos, and keep subscribing and keep asking your friends to subscribe my channel. Okay, have a nice day and bye.